मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में पंचायत के किए गए परिसीमन को व्यवहारिक नहीं होने की बात कही। प्रेस से व्यक्तिगत मुलाकात में आयोग अध्यक्ष ने ओबीसी आरक्षण पर मचे बवाल पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, ओबीसी आरक्षण के बिना सरकार ने चुनाव नहीं कराने का संकल्प पारित किया है, अब निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना है। हालांकि यह चर्चा मंगलवार देर शाम निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के फैसले के पहले की है, जिसमें आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान की दृष्टि से आयोग द्वारा सरकार को दिए गए निर्देश के बाद अब ओबीसी की वार्डवार एवं पंचायतवार जानकारी एकत्रित की जा रही है कि आखिर वार्ड और पंचायतवार ओबीसी कितने मतदाता हैं, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है और कितने ओबीसी शासकीय नौकरी में हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का विषय आयोग का नहीं है, यह सरकार और निर्वाचन आयोग फैसला करेगा। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पत्र के बाद प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें पंचायत एवं वार्डवार पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या एकत्रित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं, जिसके बाद अब पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या पता की जा रही है, जिसको लेकर जानकारों का मत है कि यह सब पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर किया जा रहा है और यह तथ्य सरकार माननीय न्यायालय में रखने वाली है, जिसके आधार पर ओबीसी वर्ग को चुनाव में प्रतिनिधित्व मिल सके। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को और माननीय अपने सर्वोच्च न्यायालय को हमें जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों न्यायालयों को जो ओबीसी के फैक्ट्स देने हैं, जनसंख्या हमारी कितनी है, आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, सर्विसेज में हमारी क्या स्थिति है, इन सब का हमको आयोग के माध्यम से अध्ययन करना है। प्रत्येक पंचायत में या जनपद पंचायत क्षेत्र में अथवा जिला पंचायत क्षेत्र में अथवा वार्ड में कितने मतदाता और कितने प्रतिशत में मतदाता ओबीसी के हैं, इसके लिए हमने शासन को पत्र लिखा है और शासन संबंधित जिलों के कलेक्टरों से उसके आंकड़े मंगाएगी, वो भी एक हमारा आधार होगा। आयोग अध्यक्ष ने चर्चा में स्वीकार किया कि ओबीसी वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को लेकर हमें माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में जो जानकारी देनी है, इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग इसकी जानकारी को जिला प्रशासन के साथ बैठकें कर रहा है, जिसके तहत 28 दिसंबर को बालाघाट एवं सिवनी, 29 दिसंबर को छिंदवाड़ा एवं नरसिंहपुर एवं 30 दिसंबर को जबलपुर में बैठक आयोजित की गई है। यह बैठकें जिला एवं संभाग स्तर पर आयोजित काम है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक ओबीसी के उत्थान के लिए काम करना। उस संदर्भ को लेकर के हमारी बैठक है। आज बालाघाट की हमारी बैठक हुई, इसके बाद आज ही सिवनी की है, कल छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर की, परसों जबलपुर की है। क्रमशः पूरे प्रदेश के सभी जिलों में और संभाग स्तर पर हम जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो चुनाव का मेन बेस है, देखिए सरकार का अभिमत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर चुका है और बगैर ओबीसी के आरक्षण दिए राज्य में पंचायत राज के चुनाव न करने का संकल्प विधानसभा में पारित किया, सर्वमत में पारित किया है। तो उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उस दिशा में जो माननीय अपना निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग और माननीय न्यायालय के जो गाइडलाइन मिलेगी उसके अनुसार काम हुआ। तो क्या करना है कि रोटेशन का उपयोग सरकार ने कर, मैंने कहा नहीं, काम हमारा नहीं है भाई, ये काम माननीय सरकार का है और माननीय हमारे जो सरकार ने अपना अध्यादेश वापस लिया है उसको भी माननीय राज्यपाल महोदय से को अवगत करा करके जो हमारा निर्वाचन कमीशन है उसको भेज दिया गया है। निर्वाचन कमीशन संवैधानिक दायरे में रह के अपना काम करेगा। तो क्योंकि आप ओबीसी आयोग अध्यक्ष भी हैं, ओबीसी के प्रिंसिपल हैं, इसलिए सवाल आपसे लाजमी बनता है कि क्या कारण रहा कि रोटेशन नहीं करवा पाई? कांग्रेस गई थी रोटेशन नहीं, उन्होंने जो परिसीमन किया था उसमें बहुत परिसीमन व्यवहारिक नहीं था और इसलिए
जो हमारी सरकार आई, माननीय शिवराज सिंह की सरकार, उसने उसको रद्द किया था, लेकिन अब उसका अध्यादेश को विड्रा कर लिया है। अब नई जो परिस्थिति बनेगी आगे आएगी। तो क्या ये लेकिन एक बात तो है कि सरकार का स्पष्ट मत है कि आरक्षण ओबीसी को मिले और उसी के ऊपर चुनाव। हाँ, अब क्या जो चुनाव होगा वो रोटेशन और मैंने कहा ना, उसका निर्धारण सरकार तय करेगी। आयोग का ये काम नहीं है। आयोग का काम है उनकी जो स्थिति है उससे राज्य सरकार को अवगत कराना। हालांकि इस तरह से ओबीसी को लेकर कभी कोई आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास न तो शासन स्तर पर कभी किया गया और न ही आयोग स्तर पर, लेकिन आज इन आंकड़ों को एकत्रित करने का काम शुरू किया जाना निश्चित ही नए सवालों को खड़ा करता है। हालांकि यदि आंकड़े सही हुए तो निश्चित ही प्रदेश में ओबीसी का आंकड़ा सामने आएगा, लेकिन चुनावी परिदृश्य में बैकफुट में खड़ी प्रदेश सरकार यदि चुनावी रणनीति से यह विचार कर रही है तो निश्चित ही ओबीसी वर्ग के साथ यह छलावा होगा। हालांकि अब तक ओबीसी मतदाताओं और उनकी स्थिति को लेकर आयोग द्वारा एकत्रित की जा रही जानकारी को लेकर ओबीसी संगठनों और अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहरहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सवाल से बचते रहे। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि इससे आयोग का कोई सरोकार नहीं है, यह सरकार को तय करना है, यह सब राज्य सरकार तय करेगी। मौसम की चेतावनी के बाद भी मंगलवार की देर शाम हुई बारिश ने किसानों की मेहनत की फसल पर पानी फेर दिया। केंद्रों में खुले में रखी बड़ी मात्रा में धान भीग गई। जिले के अधिकांश केंद्रों में बारिश से समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान को सुरक्षित रखने के इंतजाम तिरपाल नहीं होने से केंद्रों में रखी धान को भीगने से नहीं बचाया जा सका, जिससे बड़ी मात्रा में धान भीग गई है। वहीं धान संग्रहण के पास पानी के जमाव होने के कारण धान के नीचे से भीगकर अंकुरित होने की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि अब तक बारिश से भीगने के कोई वैधानिक आंकड़े तो सामने नहीं आए, लेकिन बताया जाता है कि हजारों क्विंटल धान मौसम खराब होने से असमय बारिश की भेंट चढ़ गई। वहीं किसानों को इस वर्ष समर्थन मूल्य में धान विक्रय को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां बारदाने नहीं होने से जिले के लालबर्रा, बिरसा और वारासिवनी क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में धान खरीदी बंद होने से धान विक्रय करने आए किसानों को हाड़फोड़ ठंड में अपनी फसल की रखवाली करने मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कई किसानों ने प्रशासन को धान विक्रय के लिए लाने मैसेज नहीं आने और भुगतान नहीं मिलने की भी शिकायत की है, जिससे पता चलता है कि अपनी मेहनत से उगाई गई धान को विक्रय करने और वह सुरक्षित रह सके, इसके लिए किसानों को जिले में किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। जिले में मंगलवार को शाम एकाएक मौसम परिवर्तन होने से घंटों तक तेज बारिश और कहीं कहीं गिरे ओले के कारण धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखी धान बारिश की भेंट चढ़ गई। बताया जाता है कि मौसम खराब होने के बाद बारिश होने की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने तो केंद्र में पड़ी धान को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन निर्देशों में धान को बचाने के लिए आवश्यक तिरपाल पर्याप्त नहीं होने के कारण खरीदी केंद्र प्रभारियों को भी बारिश से धान बचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जितनी तिरपाल उपलब्ध थी उसको लेकर उन्होंने केंद्र में पड़ी धान को बारिश से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह आ रही तस्वीरें बयां करती है कि आखिर वह किस तरह धान को ढक पाए। ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में केंद्रों में खुली पड़ी धान बारिश में भीग गई। वहीं धान के बोरों के नीचे आसपास पानी जमा होने से वह नमी पकड़ लेगी, जिससे धान के अंकुरित होने का खतरा भी बढ़ गया है। समय पर धान परिवहन नहीं होने से खुले में पड़ी हजारों क्विंटल धान भीग गई। एक जानकारी के अनुसार धान खरीदी प्रारंभ होने से आज तक 47,416 किसानों से 22,02,516 क्विंटल की धान खरीदी की जा चुकी है, जिसमें ऑफलाइन उठाव अर्थात परिवहन लगभग 13,78,800 क्विंटल धान का हो चुका है, जबकि अभी भी 9 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान का उठाव नहीं हो सका है जो केंद्रों में रखी है। बताया जाता है कि धान परिवहन को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारी गंभीर नहीं हैं। जो अब तक धान का उठाव भी किया गया है उसमें ज़्यादातर महिला स्व सहायता समूह के केंद्रों से उठाई गई धान है, जबकि अन्य केंद्रों में अभी भी धान खुले में पड़ी है। मंगलवार को बारिश में यहीं खुले में रखी धान बारिश की भेंट चढ़ गई। जिले में धान खरीदी में बारदानों की शिकायत शुरू से हो रही है। कभी पुराने फटे बारदाने को लेकर खबरें आती हैं, जिसके बाद छोटे बारदानों को लेकर शिकायत।
धान खरीदी कर रही महिला स्व सहायता समूहों द्वारा की गई। वहीं अब बारदाने नहीं होने से जिले के लालबर्रा, वारासिवनी, बिरसा क्षेत्र के कई केंद्रों में बारदाना नहीं होने से धान खरीदी बंद होने की सूचना केंद्र प्रभारियों द्वारा चस्पा कर दी गई है। एक जानकारी के अनुसार वारासिवनी के बुदबुदा, जाह्नवी वेयर हाउस, वारासिवनी, खापा, सिंगोड़ी, खैरलांजी के अतरी, मोहाड़ी के बिरसा, मोहगांव में बारदाने की कमी के कारण खरीदी बंद होने की जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। बताया जाता है कि इसके अलावा अन्य खरीदी केंद्रों में मांग अनुरूप बारदाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे धान खरीदी बंद करने जैसी स्थिति आ रही है। इसके अलावा ऐसे कई केंद्र हैं जहां मांग के अनुसार बारदाने उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मंगलवार की शाम मौसम परिवर्तन का असर पूरे जिले में दिखाई दिया, जहां बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। जिले के वारासिवनी सहित अन्य जिलों में ओले गिरने की खबरें मिली हैं। वहीं बारिश पूरे जिले में गिरी, जिससे मौसम और शुष्क हो गया है। मंगलवार को बारिश और ओले गिरने के बाद जानकारों की माने तो आगामी दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। बजाज फाइनेंस कंपनी के एजेंट कपिल प्रजापति द्वारा लोन देने के बाद ग्राहक से धोखाधड़ी करने के बाद फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे लगभग 1 माह के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बजाज फाइनेंस के एजेंट कपिल प्रजापति ने लगभग 20 से 25 ग्राहकों को लाखों रुपयों की चपत देने के बाद फरार हो गया था। वहीं ग्राहक द्वारा इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई थी। वहीं पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाले आरोपी बजाज फाइनेंस के एजेंट कपिल प्रजापति की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वहीं विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में उसे जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी एजेंट कपिल के पास से 2,20,000 रुपये बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 7 चौरड़िया मिल के पीछे निवासरत कपिल प्रजापति द्वारा बजाज फाइनेंस कंपनी से पहले तो लोन दिलवाया गया था, फिर लोन लेने के बाद ग्राहकों को बहला फुसलाकर मोबाइल मांगकर राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया करता था, जिसकी शिकायत कुछ ग्राहकों द्वारा पहले भी की जा चुकी है। वहीं जब इस मामले में बजाज फाइनेंस के अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कपिल हमारा एजेंट नहीं है। इस घटना के बाद सबसे पहले बजाज फाइनेंस के अधिकारियों से सुनील बोखड़े ने चर्चा की थी कि जब कपिल प्रजापति आपका कोई एजेंट नहीं है तो फिर मेरे बिना कार्यवाही और हस्ताक्षर से लोन कैसे फाइनेंस हुआ था। तब अधिकारियों ने इस विषय में ग्राहक से कुछ भी बात करने से मना कर दिया था। इसके बाद बजाज फाइनेंस के अधिकारियों ने भी कपिल प्रजापति के खिलाफ एक लिखित आवेदन थाने में दिया था। विगत 24 दिसंबर शुक्रवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में कार्य करने वाले सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित किया है कि जो भी शासकीय सेवक अपने 2 पहिया वाहन से कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं उन्हें हेलमेट लगाकर आना होगा। कलेक्ट्रेट में आने वाले अन्य 2 पहिया वाहन चालकों को भी हेलमेट लगाकर आना होगा। हेलमेट लगाए बिना कलेक्ट्रेट आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों का चालान काटा जाएगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी प्रकार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्ट्रेट में आने वाले प्रत्येक शासकीय सेवक और अन्य व्यक्तियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। कोई भी शासकीय सेवक और अन्य व्यक्ति बगैर मास्क के कलेक्ट्रेट में आएगा उस पर जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि कलेक्टर के जारी इस निर्देश का कार्यालय दिवस के पहले ही दिन सोमवार को धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें कैमरे में कैद की गईं। फिलहाल ये पहला मामला नहीं है जब कलेक्टर के निर्देशों का पालन नहीं किया गया और इसमें कोताही बरती जा रही हो। इससे पूर्व भी कलेक्टर्स के द्वारा निर्देशों को जिम्मेदारों ने हवा में उड़ाने का काम किया है। तत्कालीन कलेक्टर ने नगर पालिका को खाली प्लॉटों में जमा होने वाले पानी और गंदगी से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए खाली प्लॉट संचालकों पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे, लेकिन वो भी हवाई ही साबित हुए। आज फिर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय आने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को 2 पहिया वाहन में हेलमेट के साथ ही कोरोना को देखते हुए बचाव के लिए मास्क लगाकर आने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन सोमवार को देखने में यह आया कि कलेक्टर का ये आदेश हवाई ही नजर आया। कलेक्टर के आदेश में यह स्पष्ट है कि बिना मास्क और हेलमेट के आने वालों पर जुर्माना कार्यवाही की जाएगी, लेकिन ये कार्यवाही करेगा कौन, ये यक्ष प्रश्न है। चूंकि मास्क की कार्यवाही तो नगर पालिका का अमला करता है, तो क्या नगर पालिका का अमला वहां तैनात होगा? दूसरा, बिना हेलमेट जुर्माना की कार्यवाही जिम्मेदार नियमों के तहत उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही कर सकते हैं या फिर पुलिस अधीक्षक ASI को भी प्रभारी बनाया जा सकता है। तो क्या पुलिस की कोई ऐसी ड्यूटी कलेक्ट्रेट में लगाई गई है ताकि बिना हेलमेट आने वाले लोगों पर कार्यवाही हो सके?
ऐसे कई सवाल हैं जो कलेक्टर के आदेशों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, या फिर बिना तैयारी के केवल चेतावनी देने के लिए आदेश जारी किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कलेक्टर कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों और आम लोगों के लिए दोपहिया वाहनों में हेलमेट और कोरोना से बचाव के लिए मास्क के आदेश को जागरूक नागरिकों ने भी सराहना की। साथ ही बुद्धिजीवियों का कहना है कि हेलमेट मास्क के साथ ही चौपहिया वाहनों से आने वालों को सीट बेल्ट लगाकर आने की बाध्यता भी लगाई जाए और जारी आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। चूंकि मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सभी जारी आदेश जरूरी हैं, लेकिन आदेश के क्रियान्वयन को लेकर पूरी तैयारी के साथ आदेश जारी किए जाएं, अन्यथा आधी अधूरी तैयारी से जारी आदेश का क्रियान्वयन नहीं होने से आम लोगों में कलेक्टर जैसे प्रशासनिक अधिकारी के आदेश का पालन नहीं होने से अच्छा संदेश नहीं जाता है।